हमने हार्डी-वेनबर्ग को थ्योरेटिकल देखा, अब हम इसको देखेंगे न्यूमेरिकली कि हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. Basically, in order to understand the problems of the Hardy-Weinberg equilibrium, in order to solve the problems of the numericals of the Hardy-Weinberg equilibrium, some points which are very important for the better understanding, and these points are discussed here. Important points for the better understanding of the Hardy-Weinberg problem. If you understand these points, then the Hardy-Weinberg problems basically remains no problem for you, or they create no problem for you. अब वो important points कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये बेसिकली पॉइंट्स जब न्यूमेरिकल्स करते मेरे जहन में आए, वो मैंने लिख लिए, हो सकता है कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए. तो इनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई है उसकी अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई कि स्टेटमेंट को हमने रीड किस तरह करना है, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट को अक्सर नहीं समझा जाता, तो इस वजह से हमें परेशानी आती है उसकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में. तो सबसे पहले तो उसको अच्छी तरह से रीड करना है, वो कैसे वो आपको बताऊंगा. तो दूसरे नंबर पर आपसे होमोजाइगस पूछा गया है, आपसे हेटेरोजाइगस कोई भी चीज़ पूछी गई है, यू मस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू बिफोर द फाइंडिंग वैल्यूज. जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, उससे पहले पी और क्यू का आपके पास होना ज़रूरी है. Then you are able to find the answers of your question. तो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो है आपको कोई चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं. जैसा कि रिमेंबर करता हूँ, क्योंकि आपको पहले भी पता है कि अगर पूछा हो फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट तो फिर पी स्क्वायर. ओके. अगर पूछी हो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, heterozygous dominant, ठीक है, dominant because here the PQ, P is the dominant and dominant suppressed to the recessive, that is why this is the dominant, it is the 2PQ. अगर पूछी गई हो frequency homozygous recessive, it is the Q square. इतना तो आपको पता. लेकिन अगर उसने पूछा हो homozygous का लफ्ज़ निकाल दिया हो और ये पूछे कि what will be the frequency of the dominant in the population, तो डोमिनेंट, जब सिर्फ डोमिनेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो याद रखना कि दैट इज़ नॉट ओनली द पी स्क्वायर, दैट इज़ आल्सो एडेड द 2PQ, क्योंकि 2PQ में भी डोमिनेंट है. जब ओनली डोमिनेंट का पूछा हो, सारे डोमिनेंट्स का पूछा हो, देन उसका मकसद होगा पी स्क्वायर प्लस 2PQ. ओके. और इसी तरह जब रिसेसिव होमोजाइगस ना पूछी हो तो ये ऐसे कहा हो कि फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रिसेसिव एलील्स, होमोजाइगस का लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो, या यूँ स्टेटमेंट हो कि फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रिसेसिव एलील्स एंड बेसिकली दीज एलील्स या वन ऑफ दीज एलील्स हैव एट लीस्ट वन कॉपी ऑफ द रिसेसिव एलील. ठीक है, कि फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स दैट हैविंग एट लीस्ट वन कॉपी ऑफ द रिसेसिव एलील. इस केस में भी क्या होगा कि क्यू स्क्वायर अकेला नहीं रहेगा, वन कॉपी 2PQ के पास भी डोमिनेंट है बेशक ये, लेकिन एक कॉपी इसके पास भी रिसेसिव के मौजूद है. अगर तो आपको ये पता चल गया तो अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं. प्रॉब्लम है कि इफ़ 98 आउट ऑफ 200 पीपल एक्सप्रेस रिसेसिव फिनोटाइप, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगोट. अगर एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन लिखते हैं, उनकी स्टेटमेंट को पढ़ना है. सबसे पहला पॉइंट स्टेटमेंट को पढ़ना है कि 98% आउट ऑफ 200 पीपल, कितने 98% पीपल वुड रिप्रेजेंट द रिसेसिव फिनोटाइप. इनकी फिनोटाइप क्या है जी? रिसेसिव. अब रिसेसिव फिनोटाइप कितने? 98 आउट ऑफ 200.
रिसेसिव फिनोटाइप का मतलब क्या है कि इट इज इक्वल टू द क्यू स्क्वायर। 98/100 200 इज इक्वल टू द क्यू स्क्वायर बिकॉज क्यू इज द रिसेसिव। अब 98 को जब 200 पे डिवाइड करोगे, 98 डिवाइडेड बाय 200, तो द आंसर इज 0.49। हमारा आंसर जो आया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू द 0.49। ये क्यू स्क्वायर है। दूसरा जो आपको मैंने पॉइंट दिया है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू मस्ट, यानी कि हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी को मालूम करने से पहले हमें पी एंड क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत आसान काम हो। तो अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो अगर अकेला क्यू हो इसका स्क्वायर खत्म किया जाए तो दैट इज इक्वल टू 0.7, ऐसे है। अब अगर क्यू इज इक्वल टू 0.7 इसका मतलब पी इज इक्वल टू 0.3, ठीक है जी, नहीं समझ में आगे। अब इस तरह से आपने पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करनी है। नाउ you can easily find the value of the heterozygotes. How? The equation is क्या है बेसिकली? इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। पी 3 है, इसका स्क्वायर 0.09 प्लस 2pq को फाइंड करना है अभी, ठीक है, बिकॉज 2pq इज द हेट्रोजाइगोट। उन्होंने पूछा भी यही है कि व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट। और q स्क्वायर कितना जी? q 7, इसका स्क्वायर 49। वही वाला क्वेश्चन जो पहले आपको मैंने मिसाल से समझाया था, दोबारा रिपीट हो, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरह ही कि 2pq हमने फाइंड करना था और 1 माइनस 0.58, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.58 इधर, तो 2pq इज इक्वल टू 0.42। बेसिकली 0.42 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर हेट्रोजाइगोट्स। और हमारा ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम हल हो चुकी है। समझ आया? कोई मुश्किल बात नहीं। अब अगर उन्होंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बजाय ये पूछा होता आपसे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द हेट्रोजाइगोट, फ्रीक्वेंसी की बजाय क्या लफ्ज होता है यूज? परसेंटेज का, परसेंटेज का। तो परसेंटेज निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओनली मल्टीप्लाई बाय 100, 2pq है ना, कि 2pq इज इक्वल टू 0.4 था, 0.42 था, इट इज मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2pq की जो परसेंटेज है वो है 42%। इस तरह से आपको क्वेश्चन में परसेंटेज पूछी जा सकती हैं, फ्रीक्वेंसीज पूछी जा सकती हैं। फ्रीक्वेंसीज पूछी जाए तो हमेशा फ्रीक्वेंसीज पॉइंट में आएगी, 0.12, 0.34, 0.42, कोई भी। लेकिन जब परसेंटेज पूछी जाए तो वो पॉइंट में नहीं आएगी, वो 100 से ज़रूर खा जाएगी। ओके, विल मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। Second problem is that if 51% of the population carry at least one copy of the recessive allele, what will be the frequency of the dominant individuals? Dominant individuals की frequency क्या होगी? एक population है, उसमें 51% क्या है जी? recessive नहीं बोला, at least one copy of the रिसेसिव allele, कैरी एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ द रिसेसिव। तो यहाँ पर रिसेसिव अकेला नहीं बोला, इसका मतलब क्यू स्क्वायर अकेला नहीं है, तो एटलीस्ट 1 कॉपी तो 2pq के पास भी है। ये कंडीशन कि अगर सारे ही रिसेसिव पूछे तो क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज 2pq है वी यूज because 2pq has at least 1 copy of the recessive allele। तो क्वेश्चन को गौर से समझना है, ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो।
हर प्रॉब्लम पे ये पॉइंट अप्लाई करें, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो पहला तो हमने पढ़ना सीख लिया कि उसने पूछा क्या पूछा कि 51% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एटलीस्ट वन रिसेसिव एलील। अब आप कहें उन्होंने तो एटलीस्ट वन पूछा है, लेकिन क्यू स्क्वायर के पास तो 2 रिसेसिव है, तो 2 भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगी बात। अब 51% एटलीस्ट वन रिसेसिव एलील, इसका मतलब ये है बच्चों कि 51% पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ओके, अब परसेंट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं जी, डिवाइडेड बाय 100। अब इसका जो आंसर आ जाएगा वो बेसिक आ जाएगा 0.51 क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 0.51। सही है। अब आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया, हमने स्टेटमेंट रीड कर ली, तो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। वी मस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, क्योंकि हमारे पास वैल्यू यहाँ पर ना तो q की है ना p की है, तो हमें पहले उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। किस तरह से, इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी बेसिकली कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर आप गौर से देखो कि 0.51 के सामने क्या लिखा हुआ है, 0.51 के सामने लिखा हुआ है q स्क्वायर प्लस 2pq, तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2pq प्लस q स्क्वायर ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि p स्क्वायर प्लस 0.51 इज इक्वल टू 1। समझ आया कि 0.51 इज इक्वल टू 2pq प्लस q स्क्वायर, इसको निकाल के 0.51 को लिख दिया। अब इजीली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इधर रह गया प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये 0.51 इधर जाके माइनस होगा, तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई जी, 0.49। लेकिन हमें p स्क्वायर की वैल्यू नहीं, p की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर खत्म करेंगे, p इज इक्वल टू 0.7। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। p इज इक्वल टू 0.7, देन q इज इक्वल टू 0.3, q इज इक्वल टू 0.3। लो जी, अगर तो आपने इसको फाइंड कर लिया, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारा तीसरा जो पॉइंट है बेसिकली वो है फाइंडिंग द आंसर। अब आंसर पूछा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, नॉट द होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट इंडिविजुअल का मतलब ऑल द डोमिनेंट्स, एंड ऑल द डोमिनेंट्स आर द p स्क्वायर प्लस 2pq। क्या जी, p स्क्वायर बी डोमिनेंट 2pq, यानी कि उसके पास b डोमिनेंट है। तो हमारा जो पूछे जाने वाली चीज़ है वो क्या है, तो बेसिकली दैट इज द p स्क्वायर प्लस 2pq हमसे पूछा गया है, ठीक है। डोमिनेंट पूछा तो निकाल लेते हैं, मसला ही कोई नहीं। इक्वेशन लिखें, इक्वेशन क्या है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सारी की सारी कीमतें तो आपके पास हैं, सही है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। p स्क्वायर प्लस 2p हमने फाइंड करना है, इसको भूलना नहीं। तो फिर जिसको फाइंड किया जाता है उसकी कीमत निकाली जाती है, ना कि लिखी जाती है। तो p स्क्वायर प्लस 2pq हमने फाइंड करना था। अब प्लस से ये q स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या है, 0.3 का स्क्वायर कितना आता है, 0.09,
यहाँ पर हम लिखते हैं 0.09 इज इक्वल टू 1। अब पी स्केयर जो मालूम करना था प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 माइनस 0.09, तो पी स्केयर प्लस 2pq इज इक्वल टू 0.91। बेसिकली वी फाइंड आवर आंसर। ठीक है, हमने अपने आंसर को फाइंड कर लिया। वी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। डोमिनेंट इंडिविजुअल्स मीन ऑल द डोमिनेंट्स, नॉट द होमोजाइगस डोमिनेंट। अब यहाँ पर ये पॉइंट में आंसर है बिकॉज फ्रीक्वेंसीज पूछी गई है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूछ लेता परसेंटेज, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना था। 2pq इज इक्वल टू 0.91 क्रॉस 100 इज इक्वल टू 91% ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग द डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, कि उस पॉपुलेशन में 91% इंडिविजुअल्स क्या हैं जी, डोमिनेंट। अल्लाह के बंदो समझ आया? तो ये थी बेसिकली इज द सेकंड प्रॉब्लम। और नाउ वी मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम जी। तो प्रॉब्लम नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट देखिए कि ब्राउन हेयर डोमिनेंट, जो कि डिनोट किए गए हैं कैपिटल बी के साथ। ब्राउन हेयर डोमिनेंट टू कर्लिंग हेयर स्मॉल बी इफ देयर आर 168 पीपल हैव ब्राउन हेयर। यानी कि अगर पॉपुलेशन में 168 पीपल क्या हैं, डोमिनेंट हैं, क्योंकि ब्राउन हेयर डोमिनेंट, तो फिर 200 बंदों की अगर पॉपुलेशन है उसमें से 168 ब्राउन हैं, डोमिनेंट हैं, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करें होमोजाइगस डोमिनेंट की, होमोजाइगस रिसेसिव की, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो इनको अप्लाई करके अपना सॉल्व करो क्वेश्चन बड़े आसानी से जी। तो पहले तो स्टेटमेंट को केयरफुली देखें कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि ब्राउन हेयर डोमिनेंट, डोमिनेंट होमोजाइगस नहीं बोला कि ब्राउन हेयर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, बल्कि बोला सिर्फ डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब ऑल डोमिनेंट। ये कंडीशन अप्लाई होगी कि पी स्केयर इज द डोमिनेंट, टू पी क्यू बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब सारे के सारे ब्राउन हेयर आर बेसिकली ब्राउन हेयर डोमिनेंट टू द कर्लिंग हेयर बी इफ देयर आर 168 पीपल आउट ऑफ 200। क्या है जी, 168 पीपल आर डोमिनेंट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq। ये वाली कंडीशन आर डोमिनेंट कि 168 आर द डोमिनेंट आउट ऑफ 200 जी। तो देखें सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 168 डोमिनेंट है आउट ऑफ 200 में, तो आसान है कि पॉपुलेशंस की होमोजाइगस भी मालूम करो, होमोजाइगस डोमिनेंट भी, रिसेसिव भी और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी। तो हम ये पहला हल करते हैं पहले कि होमोजाइगस डोमिनेंट को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 168 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 0.84। क्या जी, 0.84 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है जी, समझ आ गई। अब पी स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 0.84, ये बेसिकली हमने लिखा है अभी क्वेश्चन। तो नाउ वी विल मूव टू द सेकंड ऑप्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो P एंड Q को पहले मालूम करना पड़ेगा। तो P और Q को मालूम करने के लिए इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या है, P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब P स्क्वायर पता ही नहीं, 2pq पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि पी स्क्वायर प्लस 2pq हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये देखिए, समझ आया? पी स्क्वायर प्लस 2pq जो हम लिखेंगे 0.84 प्लस क्यू स्क्वायर का नहीं पता इज इक्वल टू 1। कोई समझ आ रही? अब क्यू स्क्वायर को निकालना था तो क्यू स्क्वायर रह गया इधर
और 0.84 आ गया इधर। 1 माइनस 0.84, 1 माइनस 0.84 जब किया तो आंसर क्या आता है जी? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16, जबकि हमें चाहिए अकेला क्यू, क्यू इज इक्वल टू 0.4, ठीक है, क्योंकि 16 को आप स्क्वायर खत्म करोगे तो 4 आए। अब जब क्यू 4 है तो P इज इक्वल टू 0.6, बिकॉज P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब P भी आ गया जनाबे वाला, Q भी आ गया, तो अब तीसरे नंबर पर देन यू एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब हम आंसर मालूम करते हैं। पहला आंसर हमारा क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट, सही है। पहला आंसर हम मालूम करते हैं। पी स्क्वायर सिंपल है, पी स्क्वायर, पी कितना है? 0.6, स्क्वायर का मतलब क्रॉस 0.6, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, सही है। अब दूसरे नंबर पे क्या पूछा है? होमोजाइगस रिसेसिव क्यू स्क्वायर पूछा है। क्यू की कीमत कितनी है? आंसर नंबर 2, क्यू स्क्वायर को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यू की कीमत कितनी? 0.4, स्क्वायर करना है तो क्रॉस 0.4, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल आई कि होमोजाइगस रिसेसिव क्या है। नाउ हेटेरोजाइगस रह गया, हेटेरोजाइगस को फाइंड कर लो। आंसर नंबर 3, हेटेरोजाइगस 2pq को मालूम करना है। तो 2 को वैसे लिख लो, p की कीमत कितनी? 0.6, q की कितनी? 0.4, तो 2 6 बार 12 और 12 4 बार 48, तो ये हमारे पास आ गई जी 2pq इज इक्वल टू 0.48, 2pq इज इक्वल टू 0.48। तो ये हमने वैल्यूज मालूम कर ली हैं। अब जब आप ऐड करोगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16 एंड द 2pq इज इक्वल टू 0.48, ये डेफिनेटली इज इक्वल टू 1 होगा। क्या जी? 0.36 प्लस 0.48 प्लस 0.16, ये इक्वल टू 1 होगा। और यही बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली थी हमारी हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की प्रॉब्लम्स। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम बेसिकली हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन द मैकेनिज्म्स विच आर डेवलप्ड बाय दिस मॉडल, दिस प्रिंसिपल, दिस लॉ, ठीक है। अब माइक्रो एवोल्यूशंस की मैकेनिज्म्स हैं। माइक्रो एवोल्यूशन का मतलब होता है कि माइक्रो एवोल्यूशन, छोटे पैमाने पर एवोल्यूशन, एक शॉर्ट वक्त में एवोल्यूशन। अब वो एवोल्यूशन किस तरह से पता चलता है हमें कि एवोल्यूशन हुई है, उसको पता करने के लिए वी विल डिस्कस द हार्डी-वेनबर्ग लॉ। अब आपको इतना अगर पता चल गया है कि हार्डी-वेनबर्ग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये हम क्यों पढ़ते हैं, और जो मज़े की बात है कि प्रैक्टिकल में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थ्योरी में भी इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल में भी। एक तीर से 2 शिकार करने हैं, तो इसको अच्छी तरह से कर लें। जितनी आसानी से समझा सकता था समझा दिया। बाकी आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।